नमस्कार, राधे राधे। हम आपके लिए लेके आए हैं लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें मेरा नाम मयूर जोशी है और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट फर्स्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो सिलेबस है वो कूलॉम्स लॉ से है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कूलॉम्स लॉ से। और कूलॉम्स लॉ को पढ़ने के लिए थोड़ा बेसिक हमें चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए। क्लास 12 में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, फिर भी क्लास हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का जो मीन्स होता है वो होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? रेस्ट। मतलब हम इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज किसमें है? रेस्ट में। रेस्ट में चार्ज के इफेक्ट क्या है, वो सारे इफेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी उसके अंदर का गुण है, वो डिफाइन नहीं किया जाता। चार्ज को डिफाइन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या हम कह सकते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी जैसे कि अंदर का गुण, जैसे कि बाय बर्थ हमारे अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज है, हमारी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, हमारे जो कुछ गुण है जो बाय बर्थ है, जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता या जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। वैसे चार्ज भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। अब हम बात करते हैं कि जो मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक है चार्ज एंड जो दूसरी है वो क्या है? मास। मास और चार्ज ये दोनों मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते। अब जो चार्ज है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब ये होता है कि बिना मास के या बिना मटेरियल के चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी, अगर आप कहोगे कि इस बॉडी को गुरुजी चार्ज दो, तो इसको चार्ज हम कैसे देंगे? तो इसके अंदर एक मटेरियल, या तो हम इसके अंदर से एक पार्टिकल बाहर निकालेंगे या इसको एक पार्टिकल हम देंगे, और वो जो स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर इस बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आएगा? इस बॉडी के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। और अगर इस बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज करती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी के पास, और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, अगर गुरुजी ये इस बॉडी को हमने चार्ज तो दे दिया, क्या इससे पहले इसके पास चार्ज था क्या? तो आंसर है इस बॉडी के पास चार्ज था। तो गुरुजी इसका चार्ज था तो हम लिखते क्यों हैं Q इज इक्वल टू 0? तो जो Q इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो कितना है? 0 है। क्योंकि ये बॉडी जिससे भी बनी है, इससे मिलकर बनी हुई, हम जानते हैं एटम से मिलकर बनी हुई है। अब एटम के पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेट चार्ज एटम का कितना होता है? 0 होता है। तो इस बॉडी का भी नेट चार्ज कितना है? 0। अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ जाएगी। अगर इस बॉडी के अंदर हम एक नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस बॉडी के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमने बात करी कि चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं और इनहेरेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी कि जो चार्ज है इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है तो उसके अंदर से या तो मटेरियल निकालना पड़ेगा या उसके अंदर मटेरियल हमें डालना पड़ेगा। तो वो मटेरियल कौन है जिसको डालने से या निकालने से चार्ज, बॉडी चार्ज हो जाती है? तो वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? हमारा इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट, और जो चार्ज की जो यूनिट है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम।
क्या है, कूलाम। तो ऐसा यूनिट चार्ज की क्या है, कूलाम। ठीक है, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें चार्ज की, तो जो चार्ज की सीजीएस यूनिट है वो क्या है, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या फिर इसका जो अदर नेम है वो क्या है, फ्रैंकलिन। क्या है, फ्रैंकलिन। तो चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलाम, और जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, स्टेट कूलाम, या जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, अब 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁶ स्टेट कूलाम के बराबर। इसके बराबर होता है 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁶ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, कौन सी यूनिट, स्मॉलेस्ट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन है, स्टेट कूलाम, जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट, यानी सबसे बड़ी जो यूनिट है चार्ज की वो कौन सी है, तो जो चार्ज की बड़ी यूनिट है या लार्जेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं फेराडे। क्या कहते हैं, फेराडे। फेराडे साहब का नाम आपने सुना होगा। फेराडे साहब ने एक फेराडे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई थी, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम रब करेंगे तो एक बॉडी पर 1 टाइप के चार्ज आएंगे, दूसरी बॉडी पर अदर टाइप के चार्ज आएंगे। तो उनके ऑनर में नाम रखा गया था। चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट थी वो क्या थी, फेराडे। ठीक है, और 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है, 96,500 कूलाम। किसके बराबर, यानी 1 फेराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी किसके बारे में देखी, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज की ऐसा यूनिट के नाम क्या है, तो ऐसा यूनिट है कूलाम्स। सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट कूलाम है, या जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है या स्टेट कूलाम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, चार्ज की। इसके बाद चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट, और लार्जेस्ट यूनिट का नाम क्या है, फेराडे। हम जानते हैं 1 कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, 3 × 10⁶ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। और इसके बाद हमने देखा कि जो फेराडे है, 1 फेराडे, वो कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कुछ चीजें हम जैसे कि बेसिक चीजें देखेंगे कि जो चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्वांटाइजेशन का मतलब है क्वांटिटी डिसाइड करना। किसी भी बॉडी को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, तो किसी भी बॉडी को हम जो चार्ज दे सकते हैं उसको हम लिखते हैं Q। Q इज इक्वल टू होता है ±NE। ये फॉर्मूला होता है क्वांटिटी डिसाइड करने का। N क्या है यहाँ पर, तो N क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और E क्या है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -E, और -E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब कोई बॉडी है हमारे पास, जैसे कि ये बॉडी है, इसको मान लो कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब वो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो n की वैल्यू, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो n कितना हो गया, 1। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आई बस समझ में। तो किसी भी बॉडी को हम जो चार्ज दे सकते हैं वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल में दे सकते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में हम किसी भी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। तो फर्स्ट जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम चार्ज की जो क्वांटिटी है वो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या कहती है कि जैसे कि मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया, इसके पास +2Q चार्ज है, इसके पास -2Q चार्ज है, इसके पास मान लो प्लस का 5Q चार्ज है, इसके पास 3Q चार्ज, और इसके पास मान लो कि माइनस का 1Q चार्ज। तो इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना होगा, तो जो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है कि जो इसके पास चार्ज है इन सभी चार्जेस का क्या होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, प्लस का 2Q प्लस का 5Q कितना हो गया, 7, और ये कितना है, माइनस का 3 और माइनस का कितना है 1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4, और ये प्लस का कितना है, तो प्लस का 7। तो माइनस का 4 है और प्लस का 7 है, मतलब इस बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस का 3Q चार्ज। ये जो प्लस का 3Q चार्ज है वो इसका क्या है, नेट चार्ज है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो हमारे आइंस्टीन साहब थे, ठीक है, उन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, और उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि चार्जेस को हम पेयर में क्रिएट कर सकते हैं और पेयर में डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम के ऊपर हमने गामा रेज स्ट्राइक कराई। क्या, कौन सी रेज स्ट्राइक कराई, गामा रेज। यानी प्लेटिनम के ऊपर गामा रेज को अगर हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, वहां पर हमें एक पॉजिट्रॉन मिलता है और एक क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। मतलब क्या है कि हमने चार्जेस को पेयर में क्रिएट किया, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन, बराबर। इसके बाद अगर चार्जेस पेयर में है तो उनको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, और एनिहिलेशन में क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के कोलिजन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, गामा रेज। क्या मिलेगी, गामा रेज। यानी चार्जेस को हम पेयर में क्रिएट भी कर सकते हैं और पेयर में चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। पर एक आइसोलेटेड यानी एक सिंगल चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करी हमने। तो तीन प्रॉपर्टी हमने देखी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, दूसरा हमने देखा एडिटिविटी और तीसरा हमने देखा एनिहिलेशन। ठीक है, इसके एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन ये हमने देखा। इसके बाद अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो जैसे हम जानते हैं किसी भी बॉडी का रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी रेस्ट मास कम होता है और मूविंग मास कैसा होता है, ज्यादा होता है। पर अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, जैसे कि इस बॉडी के पास चार्ज है कितना, +2q चार्ज है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो इसके पास कितना चार्ज है, +2q चार्ज है। और अगर यही बॉडी अगर किसी में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तब भी इसके पास कितना चार्ज होगा, +2q चार्ज होगा। मतलब बॉडी के मोशन से इसका चार्ज इफेक्ट नहीं होगा, जबकि बॉडी के मोशन से उसका मास क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो अगर कोई मूविंग बॉडी है और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मास, मूविंग मास और रेस्ट मास दोनों डिफरेंट होंगे। पर अगर कोई बॉडी है जिसके पास अगर रेस्ट में +q चार्ज है तो मोशन में भी उसका चार्ज कितना होगा, +q चार्ज। यानी किसी भी बॉडी का चार्ज उसके मोशन से इफेक्ट नहीं होता है। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एडिटिविटी, तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें हमने पढ़ा कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर अगर चार्जेस पेयर में है तो हम उनको क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और उसकी दो इक्वेशन हमने देखी, एक तो पेयर प्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है, एनिहिलेशन। अब चौथी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है और वो अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में अगर उसके पास +2q चार्ज है तो मोशन में भी उसके पास कितना चार्ज होगा, +q। यानी किसी भी बॉडी का मोशन उसके चार्ज को इफेक्ट नहीं करता। ये बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास अलग अलग मेथड है, जैसे कि बाय कंडक्शन। ठीक है, सबसे जो बेसिक मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का वो है बाय रबिंग। यानी दो बॉडी को आपस में हम रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो रबिंग एक बेसिक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि गुरुजी अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज नहीं होता क्या? तो अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज तो होता है, पर उस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। मतलब जितने इसके पास पॉजिटिव है उतने इसके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर नेट चार्ज 0 है तो उस बॉडी को हम कहेंगे अनचार्ज बॉडी। कौन सी बॉडी कहेंगे, अनचार्ज बॉडी। अगर मान लो इस बॉडी को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये बॉडी बन जाएगी चार्ज बॉडी। कौन सी बॉडी बन जाएगी, चार्ज बॉडी। और इसके पास जो नेट चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जिसमें जो सिंपल या बेसिक मेथड है वो कौन सा है, बाय रबिंग, या जिसको हम कहते हैं बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, और जो तीसरा मेथड है वो है बाय इंडक्शन।
यानी किसी भी बॉडी को हम फ्रिक्शन के द्वारा भी चार्ज कर सके, यानी अनचार्ज बॉडी को आपस में रब करने से, ठीक है, क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अनचार्ज बॉडी को, एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी कैसी है, अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अगर अनचार्ज बॉडी को रखेंगे तो वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये कौन सा मेथड है, बाय कंडक्शन। और इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो क्या है, बाय इंडक्शन। तो हम चार्जिंग के मेथड यहाँ पर सिर्फ हमने मेथड की बात करी, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये 12 के सिलेबस में आपका सिलेबस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो चार्ज के बारे में था। अब गुरुजी चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो जो चार्ज होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कौन सा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो हमारे पास 2 बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव है, और इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। अगर इनिशियली इन दोनों बॉडी का मास कैसा था, सेम था। इसका मास था मान लो ma और इसका मास था mb। इनिशियली इन दोनों का मास कैसा था, बराबर था। अब इन दोनों बॉडी को हमने रब करा, आपस में इन दोनों बॉडी को हमने क्या करा, रब करा। रब करने से हमने देखा कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आफ्टर रबिंग, यानी पहले इनिशियली ये दोनों बॉडी जो थी इनका मास कैसा था, इक्वल था। अब इन दोनों बॉडी को हमने रब करा, रब करने से एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो आफ्टर रबिंग जब ये दोनों बॉडी अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगी तब क्या इनका मास बराबर होगा या डिफरेंट होगा, तो हम कहेंगे कि आफ्टर चार्जिंग इन दोनों का जो मास होगा वो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखो जब इन दोनों बॉडी को हमने रब करा, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो एक के ऊपर पॉजिटिव आया, दूसरे के ऊपर कौन सा आया, नेगेटिव आया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसके ऊपर नेगेटिव आया और इन दोनों को ही हमने आपस में रब करा था, तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, यानी इस बॉडी ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसने जिस इलेक्ट्रॉन को लूज करा उस इलेक्ट्रॉन को गेन किसने करा, इस वाली बॉडी ने गेन करा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया जिसके पास इसके कारण इसके पास जो चार्ज आया वो कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। अब फंडामेंटल पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻31। कितना होता है, 10⁻⁻31 kg। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कराया, मतलब इसका इतना मास क्या हो गया, कम हो गया। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, मतलब इसका इतना मास क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। मतलब आफ्टर रबिंग यानी दोनों बॉडी को जब हमने चार्ज करा तब इनका मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेगेटिवली जो चार्ज बॉडी होगी वो हेवी होगी, इसके कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्जेस का ये जो नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था बेंजामिन ने। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी हमने बात करी ना फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन के हिसाब से, फ्रैंकलिन के नाम पर ही इनकी चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है उसका नाम किस पर रखा है, फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्जेस का नाम रखा था पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखा था, तो उन्होंने एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करा, दूसरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करा। जब दोनों को कंबाइन करा तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। और हम जानते हैं साइंस की तो बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि केमिस्ट्री में एक चीज के अंदर दूसरी चीज अगर हम ऐड करते हैं तो कोई नई चीज मिलती है। और साइंस की या हम जानते हैं मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्लस और एक माइनस को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने नाम रखा था चार्जेस का, एक का नाम रखा था पॉजिटिव और दूसरे का नाम रखा था नेगेटिव। तो अभी तक हमने जो भी बात करी वो किसके बारे में थी, चार्जेस के बारे में, कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। और जो चार्ज है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब विदाउट मास चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इस बॉडी से अगर आपको चार्ज निकालना है तो इसके अंदर से मटेरियल निकालना पड़ेगा, और अगर इस बॉडी को चार्ज देना है, ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर हमें मटेरियल डालना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन डालने से बॉडी कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डालने से बॉडी कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज। अब हम बात करते हैं हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ।
अब कूलाम्स लॉ के बारे में हमें पढ़ना है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ा होगा, और वहां पर आपने दो मास, ये मास है m1 और ये मास है m2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना r, तो दोनों मास के बीच में आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब पढ़ा होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को देखते हुए, ये लॉ दिया था न्यूटन साहब ने, और इसी लॉ को देखते हुए कौन इंस्पायर हुए थे, कूलाम्स। तो कूलाम्स साहब ने कहा कि अगर ये दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो चार्ज के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में जिसने बताया वो कौन थे, कूलाम साहब। इसलिए हम कहते हैं कूलाम फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम कहते हैं कूलाम फोर्स। तो जैसे कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है हमारे पास ये और दूसरा चार्ज है ये। इस चार्ज को हमने कहा, मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इस चार्ज को हमने कहा Q1 और इस चार्ज को कहा हमने Q2, और दोनों चार्ज के बीच का ये डिस्टेंस कितना r। तो कूलाम साहब ने कहा कि अगर दो मास m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कूलाम साहब ने कहा अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ जो रिपल्शन होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो कूलाम फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन r स्क्वायर के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन r स्क्वायर के। पर अगर हम कहते हैं r का f के साथ रिलेशन बताते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलाम फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके प्रोडक्ट के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आएगा f प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या आएगा, f प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ c। वैसे बहुत सारे जो आपकी बुकें हैं एनसीईआरटी वगैरह उसमें क्या लिखा होता है, पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c Q1 Q2 अपॉन क्या होगा r स्क्वायर। और जो c है वो क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट। क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट। और ये जो कूलाम्स कांस्टेंट है c, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें फ्री स्पेस में, अगर दो चार्जेस कहाँ पर है, फ्री स्पेस या वैक्यूम में है, तो इनके बीच जो कूलाम, इनके लिए जो कूलाम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो कूलाम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दो चार्जेस के बीच में जो कूलाम फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब कूलाम साहब ने कहा था कि दो चार्जेस के बीच में जो कूलाम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। और यहाँ से डिराइव करके हमने फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और बहुत सारी किताबों में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कूलाम कांस्टेंट को मैंने C कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, K कहा है। कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो फ्री स्पेस के लिए C की वैल्यू हमें मिलती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब देखो, दो चार्जेस अगर फ्री स्पेस में नहीं है, किसी मीडियम में है, फ्री स्पेस में नहीं है, अगर किसी मीडियम में है, तो यहाँ पर फॉर्मूला C की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। फॉर मीडियम C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, M। और एप्सिलॉन M क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको हम लिखते हैं किससे, एप्सिलॉन M से लिखते हैं। अब देखो,
अब दोनों फोर्स को अगर हम कंपेयर करें कि दो मास के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दो चार्ज के बीच में जो कूलम्ब फोर्स है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले फिजिक्स के जितने भी लॉ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? दो पॉइंट मासेस के बीच में दो पॉइंट मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और ये वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा वो किसके लिए? दो पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। तो अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। अगर दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज होगा तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा। जबकि दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? जी पर, यानी किस पे डिपेंड नहीं करता? मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कैसा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। मतलब दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता और दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी मीडियम दो चार्जेस के बीच का बदलेगा तो क्या बदलेगा? दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो चेंज हो जाएगा। जबकि दो मास के बीच में अगर कोई भी मीडियम आ जाता है तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसा रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलम्ब फोर्स का, वो क्या है? F = C Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम फिर से रिपीट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है? पॉइंट चार्जेस के लिए। इसके लिए है पॉइंट चार्जेस के लिए। और दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या है? कूलम्ब्स लॉ। और इसी डेफिनेशन के हिसाब से हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों को कंबाइन करा और हमने कूलम्ब फोर्स डिराइव करा F = C Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर C कूलम्ब कांस्टेंट है और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है C = 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? सॉरी, एप्सिलॉन एम क्या है? तो एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी फॉर मीडियम। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला हमने जो डिराइव करा वो क्या आया? F = C Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो ये एक पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F = C Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो इन दोनों चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को अगर हम 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स हम बढ़ा देंगे तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देंगे तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि जो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फोर्स होता है वो उस डिस्टेंस के इनवर्सली यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आज की क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।